चलिए, तो जनरल फार्माकोलॉजी प्रिंसिपल का टॉपिक हम आगे डिस्कस करते हैं। अब जो टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसे बोलते हैं इसेंशियल मेडिसिन कंसेप्ट या फिर इसेंशियल ड्रग लिस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एग्ज़ाम में इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। अभी क्या होता है इसेंशियल मेडिसिन्स? ठीक है, तो इसेंशियल मेडिसिन वो चीज़ है, एज द नेम सजेस्ट, उसका नेम ही आपको बता रहा है कि इसेंशियल मेडिसिन मीन्स वो मेडिसिन की जो प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशंस को सेटिस्फाई करती है। मीन्स कि जो भी पॉपुलेशन है उसका मेन प्राइमरी नीड क्या है। सो ऐसी दवाइयाँ कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर नीड को सेटिस्फाई करती है। मीन्स फॉर एन एग्जांपल सोच लीजिए कि एक पॉपुलेशन आपको दी जाए कि ये पर्टिकुलर गांव है, तो वो गांव की आप इसेंशियल मेडिसिन का लिस्ट बनाइए। आपको एक एग्जांपल्स दिया जाए तो आप कौन कौन सी दवाइयाँ रखेंगे इसेंशियल सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन में। तो जो भी वो गांव में डिसीज होता है, कॉमन होता है, तो वो सब मेडिसिन आपको आपके लिए होता है इसेंशियल मेडिसिन। तो जो पब्लिक हेल्थ रिलेवेंस है, वो पॉपुलेशंस में कौन कौन सा हेल्थ इश्यूज होता है उसके हिसाब से उसको सिलेक्ट किया जाता है। दूसरा, कितना इफ़ेक्टिव वो दवा है, कितना सेफ वो दवा है, वो चीज़ को ध्यान रखा जाता है। और उसका कॉस्ट, कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि इंडिया में कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसे डिफरेंट क्राइटेरियाज के बेसिस के ऊपर आपको एक पूरा लिस्ट बनाना होता है जिसमें नंबर ऑफ दवाइयाँ होती है, और ये लिस्ट को बोलते हैं इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। तो अलग अलग क्राइटेरियाज के हिसाब से आपको एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में इसेंशियल मेडिसिन का लिस्ट बनाना होता है। जो कुछ क्राइटेरिया होते हैं, दवाई की एफिकेसी, इफेक्टिवनेस, सेफ्टी, उसका कॉस्ट कितना है, और हेल्थ केयर रिलेवेंस, कौन कौन सा डिसीजेज होता है उसमें उसमें कौन सी दवाइयाँ यूज़ होती है, तो उसका एक जो पूरा लिस्ट है उसे बोलते हैं इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। ये जो इसेंशियल मेडिसिन्स हैं, ये जो दवाइयाँ हैं, उसके बारे में और भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये वो हेल्थ केयर सिस्टम में, जो वहाँ का कोई भी हेल्थ केयर सिस्टम हो या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हो या कोई टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर हो, उसमें हर टाइम उपलब्ध होनी चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में उपलब्ध होनी चाहिए, प्रॉपर डोजेज फॉर्म्स में। फॉर एन एग्जांपल, एक टैबलेट भी होनी चाहिए और इमरजेंसी में देने के लिए इंजेक्शंस भी आपके पास होने चाहिए, तो प्रॉपर डोजेज फॉर्म्स में वो अवेलेबल होनी चाहिए। प्रॉपर क्वालिटी और उसकी एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने ला दिया, प्रॉपर क्वालिटी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ वो दवाई होनी चाहिए, और ऐसी प्राइस में अवेलेबल होनी चाहिए कि जिससे वो कम्युनिटी अफोर्ड कर सके। अगर आप महंगी महंगी अच्छी दवाई है लेकिन महंगी महंगी दवाई इसेंशियल लिस्ट में रखोगे तो पब्लिक अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो ये सब जो क्राइटेरिया है आपको ध्यान रखना है और उसके हिसाब से आपको एक इसेंशियल लिस्ट बनाना है। अदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसेंशियल ड्रग लिस्ट बनाने में आपकी मदद कर सकेंगे? वो जो फैक्टर है दवाई की फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी, क्योंकि फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना टाइम दवा का असर रहेगा, कितना टाइम में दवा का असर कम होगा, कितने टाइम देना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें हमको देखना पड़ेगा। सो इसके लिए उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर से उसको चूज़ किया जाए दवा को। उसकी लोकल फैसिलिटीज़ हैं मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज की, क्योंकि ये दवाइयाँ आपको कभी ज़्यादा टर्नओवर भी होगा, ज़्यादा जाएगी ये दवाइयाँ, तो इसकी फैसिलिटीज़ है मैन्युफैक्चरिंग की या आपके पास स्टोरेज की फैसिलिटी है, उसके हिसाब वो भी आपको फैक्टर देखना पड़ेगा। ये दवाई सिंगल है या फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, मीन्स फिक्स डोज कॉम्बिनेशन मीन्स दो दवाइयाँ या दो से ज़्यादा दवाइयों का मिश्रण, दो या तीन दवाइयों को इकट्ठा करके एक दवाई बनाई जाती है, उसे बोलते हैं हम फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस। उससे फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट को दो या तीन दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, एक ही टैबलेट में वो तीनों चारों ड्रग आ जाती हैं। सो उससे क्या होता है कि पेशेंट्स को ईजी पड़ता है। सो ये भी आपको फैक्टर देखना पड़ेगा कि ये सिंगल दवाई है या फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है। और ये सब जो पूरा लिस्ट बनाने की प्रोसेस है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। मीन्स जैसे समझ लीजिए कि आज आपने एक पॉपुलेशंस के लिए, ये एक गांव के लिए इसेंशियल लिस्ट बनाया। अब ज़रूरी नहीं है कि बरसों के बरसों वहीं चलता जाए, क्योंकि चेंजेस होगा, कोई नया डिसीज़ आएगा, कोई डिसीज़ चला जाएगा, कोई दवाई की साइड इफ़ेक्ट्स आएगी, तो ये सब फैक्टर्स को ध्यान के रख के आपको अपडेट करता रहना पड़ेगा। सो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो ये अपडेट करना, लिस्ट को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। और इसको जो भी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट हर एक डिसीज़ के बारे में एक गाइडलाइंस बाहर रखता है,
तो उसके हिसाब से उसकी रैशनैलिटी चेक करके आपको दवाई को इंक्लूड करना है। रैशनैलिटी मीन्स ऑथेंटिक दवाई के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन जान के उसको फिर आपको लिस्ट में रखना है। तो ये सब भी अदर फैक्टर्स है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कोई दवाई को इसेंशियल लिस्ट में इंक्लूड करने से पहले। सो ये जो कंसेप्ट था वो WHO ने लाया था, इसेंशियल लिस्ट बनाने का कंसेप्ट 1977 में वो फर्स्ट टाइम लाए थे। उसके बाद इंडिया ने ये कंसेप्ट को अडॉप्ट किया और इंडिया ने अपना पहला नेशनल लिस्ट बनाया कि ये अपनी प्राइमरी दवाइयाँ होनी चाहिए ऐसी जगह पे। तो वो 1996 में बनाया है अपना पहला नेशनल इसेंशियल ड्रग लिस्ट, और उसके बाद उसका फ्रीक्वेंट रिवीजन हुआ और अभी 2011 में जो लास्ट बनाया था वही चल रहा है अपना नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, जिसमें 348 मेडिसिन इंक्लूड की गई है। प्रिस्क्रिप्शंस ओके, और अभी इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट अपडेट भी हुआ है और अपना 2019 का भी लिस्ट आया है, अभी लास्ट में 2021 का भी एक नेशनल मेडिसिन लिस्ट आया हुआ है। सो उसके हिसाब से जो दवाइयाँ चेंज होती है, एडिशन डिलीशन होता है, वो सब अपडेट होता रहता है। अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। फॉर एन एग्जांपल कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके देगा तो ही फार्मासिस्ट आपको देगा, तो उसे बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। शेड्यूल H करके होता है, डिफरेंट शेड्यूल्स होता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इंडिया का है, उसमें डिफरेंट शेड्यूल दिया जाता है कौन से शेड्यूल में क्या इंक्लूड किया जाता है। तो वो जो शेड्यूल H में है उसमें ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग इंक्लूड की गई है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स माने कि वही ड्रग जो आपको सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल का प्रिस्क्रिप्शन होगा तभी आपको ये दवाइयाँ मिल सकती है जो शेड्यूल H में, जैसे मान लीजिए एंटी माइक्रोबियल्स, एंटीबायोटिक्स जो होता है वो नॉर्मली नहीं मिलता है, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है तभी आपको मिलता है। और दूसरा ये जो होता है नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग और दी ओवर द काउंटर ड्रग, मीन्स ये दवाइयाँ ऐसी होती है जिसमें आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप अपने हिसाब से भी फार्मेसी स्टोर पे जाके डायरेक्टली मांग सकते हैं और फार्मासिस्ट आपको दे देंगे। उसमें कौन कौन सी होती है, वो जो होती है जैसे फॉर एन एग्जांपल कुछ पेन किलर्स होती है, पैरासीटामोल, एस्पिरिन, एंटासिड्स हो गए, एसिडिटी कम करने की दवाइयाँ, या कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होने वाले लेक्सेटिव्स, कुछ वाइटामिन्स, आयरन की दवाइयाँ। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसके लिए आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, तो इसे बोलते हैं हम नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन और OTC ड्रग और दी ओवर द काउंटर मेडिसिन। ये इवन ग्रोसरी स्टोर्स वाले भी बेच सकते हैं। तो आपको प्रिस्क्रिप्शन और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के बारे में पता होना ज़रूरी है। फिर एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ऑर्फान ड्रग्स। ठीक है, ऑर्फान मीन्स कि जिसका कोई माँ बाप नहीं होता है उसको हम लोग ऑर्फान बोलते हैं। तो दवाइयों में भी ऐसा ही है कि ऐसी दवाइयाँ कि जो रेयर डिसीज़ के लिए या फिर ऑर्फान डिसीज़ के लिए बनाई जाती है। ऑर्फान डिसीज़ मीन्स ऐसा डिसीज़ होता है कि जो बहुत कम लोगों में होता है, बहुत ही कम होता है। सो इस टाइप के डिसीज़ को ऑर्फान डिसीज़ बोलते हैं, और ऐसे रेयर डिसीज़ में यूज़ होने वाली दवाइयों को हम बोलते हैं ऑर्फान ड्रग्स। तो ये ऑर्फान ड्रग्स की जो ऑर्फान डिसीज़ में यूज़ होता है बहुत ही एक्सट्रीमली लो इंसिडेंस होता है ऐसी डिसीज़ का। सो इसलिए क्या होता है कि ये जो दवाइयाँ हैं उसका टर्नओवर होता ही नहीं है, तो इवेंचुअली क्या होता है कि कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी उसको बनाता ही नहीं है, क्योंकि टर्नओवर होगा, सेलिंग होगा, तभी तो फार्मास्यूटिकल कंपनी को उसका फ़ायदा होगा। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा रोग आ गया कि जिसका बहुत कम लोग में होता है, तो कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी क्यों इतना खर्चा करेगी, क्योंकि उनको एक दवा बनाने में करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। तो इतना ज़्यादा खर्चा अगर रेयर डिसीज़ में यूज़ होता है तो उसके लिए कौन फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाएगी। तो उससे क्या होगा कि इवेंचुअली ये जो पेशेंट्स है वो सफ़र होते थे। तो फिर गवर्नमेंट ने और FDA ने क्या किया कि जैसे जैसे ऐसे जो रेयर डिसीज़ होते हैं इसकी दवाइयों बनाने के लिए वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को थोड़े इंसेंटिव्स देते हैं, उनको टैक्स में थोड़ा रिलीव देती है, तो जिससे क्या हो सके ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज एनकरेज हो ऐसी रेयर डिसीज़ की दवाइयाँ बनाने के लिए, और उससे इवेंचुअली वो जो पेशेंट्स, वो जो रेयर पेशेंट्स हैं उनका सफरिंग हम कम कर सके। तो इस चीज़ को ऑर्फान ड्रग्स और ऑर्फान डिसीज़ बोलते हैं, जिसमें एक्सपेक्टेशंस कॉस्ट को कवर अप करने का बहुत कम होता है। सो इसलिए फार्मास्यूटिकल कंपनी ज़्यादा उसको बनाती नहीं है, तो इसीलिए गवर्नमेंट काफ़ी डेवलप कंट्रीज़ में उसको एनकरेज करती है फार्मास्यूटिकल कंपनी को, और काफ़ी सारे लेवरेजेस देती हैं सो जिससे वो उसका प्रोडक्शन बढ़ा सके। कुछ दवाइयों के एग्जांपल्स हैं ये सब
ऑर्फन ड्रग्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट, फोमेपिजोल, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। ये अभी जो म्यूकोरमाइकोसिस हुआ था उसमें काफ़ी सारा यूज़ होता था एम्फोटेरिसिन बी। मिल्टेफोसिन, रिफाब्यूटिन, सक्सीमर, सोमाट्रोपिन, डिजिटॉक्सिन, एंटीबॉडीज़ जो डिगॉक्सिन नाम की जो ड्रग होता है उसका पॉइजनिंग में यूज़ होता है। T3, काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, पूरी लिस्ट है, आप कुछ 4-5 दवाइयाँ याद रख सकते हैं जो ये ऑर्फन डिसीज के कैटेगरी में इन्वॉल्व होता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट ड्रग जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है वो है डिज़ाइनर ड्रग। क्या होता है डिज़ाइनर ड्रग? जैसे आपने एक वेब सीरीज़ देखा होगा, ये ब्रेकिंग बैड करके एक वेब सीरीज़ है, तो ये जो पूरा है ये डिज़ाइनर ड्रग कंसेप्ट के ऊपर बना हुआ वेब सीरीज़ है। डिज़ाइनर ड्रग माने कि वो ड्रग कि हम कुछ नई ड्रग बना दें। फॉर एन एग्जांपल, एक कोई दवाई है लेकिन उसके ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने। क्यों? क्योंकि वो दवाई का काफ़ी मिसयूज़ होता है, लोग एडिक्शंस के लिए काफ़ी यूज़ करते हैं। तो कुछ लोग या कुछ कंपनीज क्या होता है, सीक्रेटली वो दवाई में कुछ चेंजेस करते हैं, उसको फार्माकोलॉजिकली मॉडिफाई करते हैं और उसमें से कोई नया ही प्रोडक्ट निकालते हैं, जिससे एडवांटेज ये होता है कि जो पुराने प्रोडक्ट से ज़्यादा इफेक्टिव होता है और सेकेंडली इजीली ब्लड में डिटेक्ट नहीं होता है। सो ये अब्यूज़ टाइप ऑफ कैटेगरी में चला जाता है, तो उसे हम डिज़ाइनर ड्रग बोलते हैं। सो उसे डिज़ाइन किया जाता है, जो उसका एनालॉग है जो लीगली रिस्ट्रिक्टेड होता है, जो प्रोहिबिटेड दवाई होती है, उसके अंदर से बनाया हुआ एनालॉग है, उसे डिज़ाइनर ड्रग बोलते हैं। उसकी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट पेरेंट ड्रग के जैसी या उससे ज़्यादा होती है, लेकिन उसको डिटेक्ट करने में दिक्कत होती है। सो इजीली ब्लड में डिटेक्ट नहीं होता है ये ड्रग। सो उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके बनाया जाता है, जैसे मैथएम्फेटामाइन, NMDA, ये सब जो दवाइयाँ हैं, काफ़ी सारे ड्रग अब्यूजिंग, काफ़ी पार्टीज़ में एज अ रेव ड्रग भी लोग यूज़ करते हैं। सो ये सब को डिज़ाइनर ड्रग या पार्टी ड्रग्स हम बोलते हैं।